मेरे मंत्री परिषद के साथी माननीय अर्जुन राम जी, सह प्रभारी और हमारे संसद के साथी माननीय प्रवेश वर्मा जी, विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा जी, विधायक सुश्री सिद्धि कुमार जी, विधायक श्री जेठानंद व्यास जी, श्री देव सिंह जी भट्टी जी, पूर्व विधायक श्री बिहारी लाल बिश्नोई जी, श्रीमती सुशीला कंवर राजपुरोहित जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आचार्य, श्री विजय आचार्य, श्री जालम सिंह भट्टी जी, श्री दशरथ सिंह जी, देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत साल बाद बीकानेर आने का अवसर मिला है और मैं अब सबसे पहले मैं अर्जुन राम जी और आप सबको मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कार्यक्रम राजनीतिक हो या ना हो, पर कम से कम इस पवित्र धरती में एक बार और आने का अगर सौभाग्य मिला है तो मेरे लिए एक बहुत खुशी का विषय है, हर्ष का विषय। अब अर्जुन राम जी से तो मेरे से ज़्यादा आप सब लोग परिचित हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले 5 साल में, क्योंकि पिछली सरकार में उस समय वो मंत्री थे, मैं सचिव था, पर इस बार हम दोनों मंत्री परिषद में शामिल थे, तो मैंने नज़दीक से देखा है कि उनकी जिम्मेदारी जो है कानून और न्याय मंत्री की जिम्मेदारी जो है, और वो पूरे लोकसभा में कार्य की जिम्मेदारी संभालते हैं कि सबसे पहले अर्जुन राम जी आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। हमें पता है कि जो भी लोकसभा में जो भी कार्य जो चलता है वो उन्हीं के तैयारी से, उन्हीं के रणनीति से चलता है। और मैं ये कहूँगा कि संसद में उनकी बहुत रेस्पेक्ट, खाली भाजपा में नहीं, पूरे संसद में उनकी बहुत रेस्पेक्ट है। और मंत्री होने का तो है, पर संसद में ये भी माना जाता है कि शासन के विषय में वो बहुत अनुभवी हैं, बहुत जो उनकी जब वो अपनी बात रखते हैं तो पूरी संसद उनको सुनती। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मैं तो राज्यसभा का सदस्य तो हूँ, पर मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ संसद में रहें। और अगर आप मोदी जी का हाथ सचमुच मजबूत करना चाहते हैं तो हमें ऐसे संसद सदस्य चाहिए, अर्जुन राम जी जैसे। अब चलिए बीकानेर की बात करते हैं। आप तो वैसे यहाँ के निवासी हैं, अपना प्लस पॉइंट तो सभी जानते हैं, पर मैं आपको दिल्ली से भी देखता हूँ, कभी कभी किसी और देश, कहीं कुछ एयरपोर्ट में प्लेन बदलते रहते हैं, कहीं किसी और से सुनते हैं। तो मैं कहूँगा सिंगापुर एयरपोर्ट हो या दुबई एयरपोर्ट हो, आज बीकानेर वाला जो है वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, और आपकी दुनिया में जो है छवि बन चुकी है कि यहाँ की भुजिया जो है खाली बीकानेर और राजस्थान या भारत की सीमा तक नहीं रुकती। आप सचमुच एक ग्लोबल प्रोड्यूसर बन चुके हैं। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आजकल हमारा ये लक्ष्य है कि भारत में टूरिज़्म बढ़े, और टूरिज़्म का भी महत्व है बीकानेर में। आपका कैमल फेस्टिवल बहुत मशहूर है। हाल ही में मेरा एक भांजा आया था, यहीं आया था, और वो अपने दोस्तों के साथ आया था, बाहर रहता है। तो टूरिज़्म हो या आपके जो क्षमताएं हो, आपकी कारीगरी, मीनाकारी जो है, वो भी दुनिया में आजकल जानते हैं लोग।
अवसर दीजिए। 100 साल पहले जब विश्व महायुद्ध ख़त्म हुआ और उसके बाद एक समझौता हुआ जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं, उसमें भारत की ओर से एक ही हस्ताक्षर था और वो बीकानेर का था। और यहाँ के जवानों ने आज भी, अगर हम यूरोप जाएं, और मैं 2015 में प्रधानमंत्री के साथ मैं फ्रांस गया था, और वहाँ फ्रांस में ये बताया गया कि उस विश्व युद्ध में एक समय आया जहाँ ये लगा कि पेरिस को, जर्मनी की फ़ौज जो है, हो सकता है कि वो पेरिस शहर तक पहुँच जाए। और हमारे जवानों का योगदान जो है 100 साल बाद भी लोग याद रखते हैं, और उसमें यहाँ के जवान भी थे। तो पर क्योंकि मेरी दुनिया जो है कूटनीति की है, मैं देखता हूँ कि उस समय, क्योंकि आप सोचिए 100 साल पहले किसी का वहाँ जाना, वहाँ अपनी बात रखना, दुनिया को उस समय, क्योंकि हम स्वतंत्र देश भी नहीं थे, दुनिया को ये दुनिया के एक किस्म से नज़र में आना और उनका ये महत्व देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे आज भी ये विश्वास के साथ मैं आया हूँ कि बीकानेर जो है, जो इतने साल से अपना योगदान दे रहा है, आज भी देता रहेगा। अब आप जानते हैं कि ये समय जो है, इसका राजनीतिक महत्व तो आप जानते हैं। मैं चुनाव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप लोगों ने मन बना ही लिया है। पर मैं हर 2 दिन मैं कहीं ना कहीं अलग राज्य में जाता हूँ। 2 दिन पहले मैं केरल में था, उसके पहले मैं गुजरात में था, उसके पहले कर्नाटक में था, कल मैं मिज़ोरम जा रहा हूँ। तो अगर मुझे चुनाव की बात करनी है, मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई ये चुनाव जो है, एक विषय, पूरे भारत की पब्लिक जो है एक विषय पर अपनी निर्णय, अपना सपोर्ट देगी कि मोदी की गारंटी की कीमत क्या है। कि मोदी की गारंटी जो है 10 साल आप लोगों ने देखा है, अगर आप मोदी की गारंटी पे विश्वास करते हैं तो मुझे पता है कि इस चुनाव का निर्णय क्या होगा। अब मोदी की गारंटी जो है, कभी कभी मुझे देश के बाहर भी समझाना पड़ता है। एक गारंटी जो है देश के अंदर की गारंटी, और ये जो है हम अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में इसका हम प्रभाव देखते हैं। किसी के घर में पानी आता है, किसी के यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं था पहले, किसी को घर मिलता है आवास योजना के तहत। महामारी के समय में पूरे देश को वैक्सीन मिला, बहुत लोगों को अनाज भी मिला, आज भी मिलता रहा है। तो मोदी की गारंटी, और इसके बारे में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि दुनिया इसको कैसे देखती। तो एक तो देश के अंदर जो मोदी की गारंटी जो है, इसको आप सब लोगों ने खुद अनुभव किया, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। अब दूसरी गारंटी जो है सीमा के बाहर, और इसका जिक्र अर्जुन राम जी ने भी किया था कि आज कोई भी भारत का नागरिक, मजदूर हो, प्रोफेशनल हो, टूरिस्ट हो, विद्यार्थी हो, कोई जहाज में काम करें, कोई होटल में काम करें, वो उस विश्वास के साथ भारत से बाहर जाता है कि कुछ भी आए, कुछ आपदा आए, कुछ आपत्ति आए, पर मोदी सरकार मेरे साथ किसी भी हालत में हर समय खड़ी रहेगी। ये विश्वास जो है, इसकी कीमत मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बाकी देशों में, अभी हम यूक्रेन की बात कर रहे थे, सच तो यह है कि हमने
उस समय 90 फ्लाइट चलाए थे। कुछ और देश थे, उन्होंने 2-3 चलाए थे, पर वैसे भी देश थे और ये विकसित देश भी थे जिन्होंने अपने नागरिकों को कहा कि भाई आप फंस गए हो तो राम भरोसे। तो आज जो है, एक तो संकट के स्थिति से निकालना, पर ये एक किस्म से सिस्टम भी बनना चाहिए। तो 10 साल पहले, उस समय मैं सचिव था, तो मोदी जी का निर्देश था कि आप ऐसा फंड स्थापित करो कि कोई फंस जाए बाहर, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई घायल हो जाए, किसी को वकील की ज़रूरत पड़े, किसी को एक रात कहीं रुकना हो, किसी का जेब कट गया तो उसके पास पैसे ही नहीं हो, आप ऐसा कुछ करो कि जो भी फंस जाए बाहर, उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उस राजदूत या उस अफसर पर निर्भर हो। तो ये प्रक्रिया जो है हमने 10 साल में बनाया है। आज तक उस दिन से 3,30,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो ये गारंटी है, बाहर की गारंटी। पर आप ये भी जानते हैं कि सब लोगों को अपने देश, हम सब देशभक्त हैं, हम सबको देश के बारे में कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इसके बारे में हर समय चिंता भी होती है, गर्व भी होता है। आप एक सीमावर्ती ज़िले, और मुझे यहाँ भारत की सुरक्षा के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं। पर आप ये सोचिए कि इस दशक में, पिछले 10 साल में कितना बदलाव, कितना परिवर्तन आया है। 2008 में जो मुंबई में जो घटना जो हुई थी, आतंकवादी हमला जो हुआ था, मैं 2 दिन पहले मेरा कुछ इंटरव्यू हुआ और किसी ने पूछा मुझसे कि हमें बताया जाता कि विदेश नीति, माने घर के अंदर पॉलिटिक्स चलती है पर विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं मानता। मुझे बहुत साल हो गए विदेश नीति में, 47 साल हो गए, पर मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले 10 साल जो हैं वो कुछ अलग समय। और मैं उदाहरण जो देता हूं, अगर आपको तुलना करनी है, आप देखिए कि मुंबई का जवाब क्या था और उरी और बालाकोट में जवाब क्या था। तो जहां सचमुच देशभक्ति होती है, देश की सुरक्षा की चिंता होती है, तो ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसी सरकार, ऐसी विचारधारा जो है, ये आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी गलती थी, अब नहीं, मैं 1947 से बात कर रहा हूँ। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, कुछ ही महीनों में पहले आतंकवाद की घटना हुई कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भेजा जो आतंकवादी थे। बाद में उनकी फौज आई। शुरू में जो आए वो एक जो वहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल लोग थे, वो लोग आए। वो उनको पहले वो ये सुपारी दी गई कि आप कश्मीर जाइए, आतंकवाद का काम करिए, उसके बाद असली फौज आएगी। तो उस समय से अगर हमारा जवाब, अगर हमारा सोच आतंकवाद के बारे में साफ होता, स्पष्ट होता और हमारे मन में वो धैर्य होता कि हम इसका जवाब देंगे, हम कभी उस नौबत में नहीं आते जो हम मुंबई में गुजरे थे। और आज ये अगर जो कहते हैं कि व्हाट डिफरेंस हैज मोदी मेड, ये एक उदाहरण है। अब दूसरा जो है, आप देख रहे हैं कि हमारे सीमा में पिछले 4 साल से चीन ने दबाव डालने की कोशिश की। मुझे उस समय अभी भी याद है, क्योंकि हम सब लोग उस समय लॉकडाउन में थे। लॉकडाउन घोषणा हुई थी, हमारे यहाँ महामारी फैल रही थी
चीन उस समय से महामारी से निकल चुका था और उस समय चीन ने ये निर्णय लिया कि वो भारत के सीमा पे दबाव डालेगा। तो हमारा जवाब तब से आज तक, आप इसको पूरी तरह से पहचानिए कि महामारी के समय में तब भी हमने हज़ारों में जवानों को, और खाली 62 जैसे जवानों को नहीं भेजा, इस बार पूरे हथियार के साथ, तैयारी के साथ उनको जो भी, और अगर क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए जो स्पेशल चीज़ें जो मंगानी थी हम पूरी दुनिया भर गए। और अगर आज सेना वहाँ खड़ी है, ये सेना के क्रेडिट में भी जाता है पर पॉलिटिकल लीडरशिप के क्रेडिट में भी जाता है कि उनमें वो हिम्मत थी कि उस समय उनको भेजें और उनको पूरी तैयारी के साथ भेजें। अब अगर मैं सुरक्षा से प्रतिष्ठा की बात करूं, इसके बारे में भी G20 के हमारी जो अध्यक्षता थी उसके बारे में कुछ कहा गया। G20 के पहले आप ये भी जानते हैं कि एक G20 एक कूटनीति डिप्लोमेटिक चैलेंज थी। उसके पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो कोविड की चुनौती थी। जब दुनिया को पता चला कि कोविड फैलने वाला है, ये मैं जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ, उस समय G20 का एक मीटिंग हुआ था। हम अध्यक्ष नहीं थे उस समय, ये वर्चुअल मीटिंग था। तो मोदी जी भारत की ओर से उन्होंने मीटिंग में भाग लिया, मैं उनके साथ मैं पीछे बैठा था। और उस मीटिंग में बात ये हो रही थी कि ये महामारी, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये पूरे दुनिया में फैलने वाली है। और 100 साल पहले ऐसे ही एक महामारी आई थी जिसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं, जिसमें भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, करोड़ों की। बहुत लोगों की महामारी के कारण हुई, बहुत लोग जो हैं उनको खाना नहीं मिला और उसके कारण उनकी मृत्यु जो है भूखमरी से हुई। अब शुरू हुई बात 2020 में कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में भारत होगा, कि बाकी लोग बात कर रहे थे कि भाई हम अपना तो संभाल लेंगे, भारत को कैसे बचाएं। हुआ क्या? हुआ ये कि वही देश जो 2020 में मास्क नहीं बनाता था, पीपीई नहीं बनाता था, वेंटिलेटर का नाम तो आपने सुना ही नहीं था उस समय, जहां वैक्सीन की संभावना नहीं थी, जहां किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसा डिजिटल सिस्टम बना पाएंगे कि हर नागरिक को पता चलेगा कि आपको इस समय वहाँ जाकर वैक्सीनेशन कराना है, कि हम अपनी संस्था बना पाएंगे, कोविड सेंटर खोल पाएंगे। और अंत में ये हुआ कि वो देश जिसकी वो चिंता कर रही थी, वही देश ने 100 देशों को अपना वैक्सीन और 125 देशों को अपनी दवाइयाँ भेजी। और आज जो है, अगर आप भारत की प्रतिष्ठा कि भारत की छवि आप दुनिया में देखें, ऐसे देश हैं जहां लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, हिंदी तो छोड़िए, पर तब भी आपके पास आएंगे, किसी तरीके से इशारा करेंगे। मैं एक देश गया जहां वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और कहा मुझे कि ये इंडिया और ये किए। तो ये आज हमारी छवि बन चुकी। और उसके बाद जब ये G20 की चुनौती आई, दुनिया में ये कहा जाता था कि भारत की अध्यक्षता जो है, अब उन्होंने, पता नहीं, उनका दुर्भाग्य है कि बहुत कठिन समय में वो इसकी प्रेसिडेंट बने हैं। ये तो यहाँ तो लड़ाई होने वाली है दिल्ली में, कुछ यहाँ कुछ बात नहीं बनेगी, कुछ सहमति तो होने का सवाल ही नहीं है। पर आप देखिए अंत में हुआ क्या।
ये हुआ कि पहले दिन ही सर्वसम्मति बनी। और मैं इसका कारण आपको बता सकता हूं कि जो बाकी 19 देश जो थे, उनको लगा कि अब ये भारत जो है अपनी बात हमारे सामने रख रहा है, हमारे रिश्ते जो हैं भारत के साथ, हम इसको इतना मानते हैं और मोदी जी की इतनी कदर करते हैं कि कोई ना कहने की पोजीशन में था ही नहीं। ये है सच। तो जैसे मैंने कहा, मैं विदेश मंत्री हूं, हर साल काम होता है तो मैं 30-40 देश कम से कम जाता हूं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कभी लंबा सफ़र होता है। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब कोई भी काम होता है, मैं दूसरे विदेश मंत्रियों से मिलता हूं, प्रधानमंत्रियों से मिलता हूं, राष्ट्रपतियों से मिलता हूं, जो अपना काम जो है वो हो जाता है, जल्दी हो जाता है। उसके बाद वो मुझे बहुत प्यार से बिठाकर पूछते हैं, उनके पूरे प्रश्न जो हैं, प्रश्न उस पे हैं कि भारत में हो क्या रहा है, हमने आज न्यूज़पेपर में ये पढ़ा है, हमने कल टीवी में वो देखा है, हमने परसों सोशल मीडिया में ये खबर सुनी। और जो हमारे देश में जो परिवर्तन जो हो रहा है, जो प्रगति आपने पिछले दशक में देखी है, जो उन्नति जो हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं, ये खाली इसकी जो खबर और ये जो आज जो अपेक्षा जो है दुनिया में, ये हमारा जो इम्पैक्ट जो है हमारे सीमा तक नहीं, पूरे दुनिया में। और आप हैरान होंगे कि कभी कभी वही चुनौती जो हमारी, वो उनकी भी। मैं एक अरब देश के राष्ट्रपति से बात कर रहा था, वो उनको बहुत इंटरेस्ट था, वो मेरे से पूछ रहे थे, क्योंकि जो ये एक बार ये डिजिटल शुरू हो गया ना, 3 चीज़ों में मैंने इंटरेस्ट देखा है। एक तो कोविड के समय में हम सब लोगों के फ़ोन में वो कोविड का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आता था। अब आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया में यही प्रक्रिया। मैं कभी कभी अमेरिका जाता था, मैं अपने फ़ोन को दिखाता था, वो पूरी कमरे में सब लोग आके ऐसे ऐसे देखते थे जैसे कभी देखा नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि उनके देश में, और ये अमेरिका की बात कर, उनके देश में अभी तब भी वो अपने बटुए से कुछ कागज़, पुराना फटा कागज़ निकालते थे, कहते थे हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। तो वो अभी भी वो उस कागज़ की दुनिया में, आज हम सब लोग जो हैं कैशलेस पेमेंट करते हैं यूपीआई के माध्यम से। हम जो हैं हर महीने 120 करोड़ ट्रांजैक्शन करते हैं महीने में। अमेरिका जो है पूरे साल में 40 करता है। तो आप देखिए कि हम कुछ क्षेत्रों में कितना आगे बढ़ गए। अब ये दुनिया को बहुत, इसको माने दुनिया बहुत मानती। तो ये जो अरब राष्ट्रपति जो थे, वो मेरे से बात कर रहे थे कि हमारी जो जल जीवन, जैसे जो जल जीवन का काम भारत में हुआ है, हो रहा है, हम लोग कुछ देश बाहर भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है, उनकी भी वही मांग है, उनकी वही दबाव है उनके यहाँ। तो उन्होंने एक चीज़ कही और शब्द उनका वही था, वो सटीक जो हम यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा मेरे यहाँ बहुत लीकेज है। तो मैंने कहा लीकेज ये शब्द तो हर भारत का नागरिक जानता है, पर फर्क ये है आपके यहाँ अभी भी लीकेज है, हमारे यहाँ लीकेज इतिहास हो चुका है। तो अब जो है हमारी ये छवि बन चुकी है, जो एक ज़माने में लोग कहते थे कि लोकतंत्र होना, डेमोक्रेसी होना, ये देखिए अच्छी बात तो है, पर डेमोक्रेसी में कभी प्रगति नहीं होती, कि हर चीज़ जो है बहुत समय लगता है, हम लोग बहस करते रहते हैं, कुछ निर्णय लेते नहीं हैं। तो आज जो हम करके दिखा रहे हैं, ये है डेमोक्रेसी दैट डिलीवर्स।
और इसका महत्व आप लोगों को पहचानना चाहिए। तो जब आप बटन भी दबाएंगे ना, अब ये सोचिए, दुनिया हैरान है आज कि अगर 100 करोड़ लोगों का मतदान हो और इतना स्मूथली हो कि ठीक है, मतदान के पहले जो डिबेट होती रहती हैं, विवाद होता रहता है, पर आप सालों से देखिए कि हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारे इलेक्शन सिस्टम जो है, वो कितनी सफलता से और कितनी, मैं कहूँगा, बिना उस चुनाव के बाद जैसे प्रश्न बाकी देशों में उठाए जाते हैं चुनाव की प्रक्रिया पर, वो कभी भारत में उठती नहीं। तो हमें जो है, हमें खुद मानना चाहिए, हमें एक किस्म से आत्म प्रशंसा करनी चाहिए कि हम जो हैं, आज सुशासन हो या चुनाव हो, भारत में जो हो रहा है इसमें पूरे दुनिया पर इसका इम्पैक्ट। दूसरा विषय जो है, और इसमें भी दुनिया हमें बहुत मानती है, वो आर्थिक क्षेत्र में है। 10 साल पहले हमें कहा जाता था कि भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में, कि हम उनमें हैं जिनके बारे में ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते थे। आज जो है, हम पूरी दुनिया जानती है कि हम टॉप 5 में पहुंच चुके हैं, और कुछ ही सालों में ये बहुत विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हम जापान और जर्मनी को ओवरटेक करेंगे और हम तीसरे नंबर पर पहुंचे। और खाली ये टॉप 5 इकोनॉमी या टॉप 3 इकोनॉमी होने की बात नहीं, हम विकसित भारत की ओर तो बढ़ रहे हैं, पर साथ ही साथ हम समावेशी भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं, कि जो हो रहा जो है वो हर गांव तक, आखिर तक, आखिरी व्यक्ति तक, जो अगर हम लाभार्थी की बात करें, एक समय था कि हम खाली अपने शहरों की बात करते थे, अब हमारे आंकड़े जो हैं हर क्षेत्र में जा चुके हैं। जब हमें कोई भी उदाहरण देना है, हम शहरों पे रुकते नहीं हैं, हम हर देहात, हम गांव में जाते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग जो हैं, ये खुद ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि ये पॉवर्टी लेवल से निकल चुके हैं, 25 करोड़। और ये जो योजनाएं जो हैं, इनका स्केल आप समझिएगा। कोई भी आप योजना ले लें, उज्ज्वला की हम बात करते हैं, जहां गैस सिलेंडर दिया जाता है, उज्ज्वला के लाभार्थी जो हैं जर्मनी की आबादी से ज़्यादा है, जर्मनी की आबादी से। अब आपने ये भी सुना होगा कि आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में करीब 4 करोड़ घर बने, जिसके लाभार्थी जो हैं 20 करोड़, करीब 20 करोड़, 19 करोड़ लाभार्थी। 19 करोड़ माने जर्मनी और जापान दोनों में ला लीजिए उनकी आबादी। तो पिछले 10 साल में जो भी हम कर, अगर अन्न योजना जो है, अन्न योजना के लाभार्थी जो हैं 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ माने पूरे अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी। तो आज जो भारत में काम हो रहा है उसका स्केल भी लोग देखते हैं कि इतना बड़ा काम हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे नेता हैं जिनका ये विजन है, और उन्होंने सिस्टम में इतना सुधार किया है कि जो भी हमें विकसित भारत की तैयारी जो करनी है, वो पिछले दशक में वो तैयार हम कर पाए। अब मैंने आर्थिक विषयों की बात की, हमारी छवि ये भी बन रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं। और आत्मनिर्भर जो है अलग, इसकी परिभाषा जो है हर क्षेत्र में हो सकती। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, कोविड का कहा,
पहले जो है हमारा वैक्सीनेशन नंबर अंत में आता था। इस बार जब दुनिया में वैक्सीनेशन शुरू हुई, हमारे यहाँ भी शुरू, और इस बार ऐसे वैक्सीन शुरू हुई जो भारत में बनाया गया। अगर आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण मैं एक और दूं, वो आपके फ़ोन में, और जब ये 5G आएगा ना, पता नहीं यहाँ आ चुका है या नहीं, आ रहा है मेरे ख्याल से। अब याद करिए 2G, 3G और 4G, ये चीन में बना था और यूरोप में बना था। आपके फ़ोन में जो भी आप प्रयोग कर रहे थे अभी तक, वो किसी और की टेक्नोलॉजी। पहली बार जब 5G टेक्नोलॉजी उसका जब पूरे देश में, और ये हो जाएगा, ये इतनी तेज़ी गति से ये बढ़ रहे हैं, ये पहली बार जो है भारत का टेक्नोलॉजी जो है आप सबके फ़ोन पे लगे। मैंने UPI और कैशलेस पेमेंट्स की तो बात की, पर पिछले 5 साल में अगर एक घटना कहीं हुई है, एक उदाहरण जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो आज दुनिया में भारत की पहचान बन चुकी है, वो चंद्रयान की, कि दुनिया मानती है कि ये लोग ऐसे हैं, इनमें इतनी टैलेंट है कि ये चंद्रमा भी जा सकते हैं, उसमें भी वो दूसरे साइड में जो दुनिया मानती कि बहुत मुश्किल है। और इसके पूरे प्रोजेक्ट की अगर आप कीमत देखें तो जैसे कहा जाता है कि हमारा मिशन जो है कोई हॉलीवुड मूवी से आधे बजट में बनता। तो आज ये भारत जो है, इसकी टैलेंट, इसकी प्रगति, उसकी उन्नति, और आज हमारी टैलेंट की दुनिया में डिमांड कि विकसित देश भी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ कुछ समझौता करना चाहते हैं, आप लोग जो है अपनी टैलेंट जो है हमारे यहाँ भेजिए। और जो नए क्षेत्र जो बन रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर का हो रहा है या इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो रहा है या सोलार का हो रहा है, इसमें जो है भारत की पहचान है, भारत की एक मान्यता है और भारत की एक डिमांड है। अभी तक जो है मैंने राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक बात की, पर कोई भी देश जो है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी पहचान जो है अंत में संस्कृति, विरासत, उसके आधार पर होती है। इस पे भी मैं आपको कह सकता हूँ कि दुनिया जो है हमारे बारे में, एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था, उसका पूरे दुनिया में इतना प्रभाव हुआ है कि उस दिन एक देश नहीं है दुनिया में जहाँ योग मनाया नहीं जाता। अब ये योग का विषय, जब हम लोगों ने और खासकर प्रधानमंत्री ने खुद मोटे अनाज का प्रचार किया, मैं आपको कह सकता हूं कि पूरे ग्लोबल साउथ में खासकर आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी भी वो परंपरा थी पर वो भूल चुके थे। अब उनको याद आया कि हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। या आप धर्म की भी बात करें, आप सब जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले UAE में, अबू धाबी में एक स्वामीनारायण मंदिर का प्रधानमंत्री ने वहाँ उद्घाटन किया। आप सोचिए, ये खाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, कि आज हम किस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि पूरी दुनिया मानती है कि अगर ये भारत ये चाहता है, अगर भारत के लोगों की ये ज़रूरत है, तो हमें जो है अपनी ओर से इनके साथ अकोमोडेट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सब अगर आप देखें, आज का भारत जो है ये एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। अर्जुन राम जी ने उक्रेन की बात की। उक्रेन में आप जानते हैं
कि हमारी एक तो अपने विद्यार्थियों निकालने की समस्या थी, पर उसके बाद जो बड़ी चुनौती जो थी वो तेल का था कि पूरी पश्चिमी देश जो है उनका दबाव था कि हम रूस से तेल ना लें। पर हम जो हैं, हमने जो किया अपने राष्ट्र हित को केंद्र में रखते हुए किया। अगर हम नहीं करते तो आप ही सोचिए कि आप देश में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ती उस समय। और ऐसे जो सिचुएशन जो हैं ये आते रहेंगे। कल रूस और तेल था, अब हम धारा 370 की बात करते हैं या हम CAA की बात करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ऐसे विषयों पर भी बाकी देश जो हैं हम पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। वो असफल हैं, वो अलग बात है, पर ये नहीं समझे कि वो कोशिश नहीं हुआ था। आज भी कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ बाहर से हमारे बारे में कुछ टिप्पणियाँ होती हैं, कुछ कहा जाता है, लोग जो हैं हमारे इलेक्शन पर भी बात करते हैं। तो हमें जो है अभी दुनिया के साथ एक आत्मविश्वास, एक धैर्य के साथ हमें डील करना चाहिए। ये सीमा का विषय हो, ये प्रगति का विषय हो, ये कोई राजनीति का विषय हो, तो और नेताओं में भी मैं जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत साल हुए हैं डिप्लोमेसी करते, पर मेरे कुछ ऐसे अनुभव हैं पिछले 5-10 साल में, और कुछ ये ऐसे हैं जो आपने भी देखा होगा। एक बार प्रधानमंत्री जो हैं वो पैसिफिक द्वीप ऑस्ट्रेलिया के बगल में गए थे। वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने उनका चरण स्पर्श स्वागत किया था, और आज तक मैंने किसी भी देश में किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कभी देखा नहीं। जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पब्लिक में कहते हैं कि मोदी जी बॉस हैं, या अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं तो हैरान हूं कि 2 टर्म के बाद अभी भी आपका सपोर्ट रेटिंग जो है 70% से ऊंचा। कुछ ऐसे, और कुछ लोग सचमुच हैरान हैं कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, राजस्थान आए थे, जयपुर आए थे, और वह मेरे से बात कर रहे थे कि जयपुर, उनको पता नहीं था कि जयपुर में एयरपोर्ट, तो बात शुरू हुई एयरपोर्ट से। तो मैंने उनको कहा कि पिछले 10 साल में इस देश में 75 नए एयरपोर्ट बने, 75। फिर हम एयरपोर्ट से निकले, रोड में आए, तो रोड की बात करने लगे। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि आपको ये सूचना दूं कि आज भारत में हर दिन 28 किलोमीटर नए हाईवे बनते हैं, 28 किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए कि पिछले दशक में करीब 10,000 किलोमीटर देश में नए हाईवे बने। या और भी आप मेट्रो का देखिए कि हर साल देश में 1 या 2 नए मेट्रो बनते। या अगर आप एजुकेशन में देखना चाहते हैं कि अगर आप नई यूनिवर्सिटी, नई कॉलेज देखें, तो ये जो इसका जो इम्पैक्ट जो है दुनिया में, मैं कहूँगा बहुत गहरा है। दुनिया भी चाहती है कि भारत बढ़ते जाए। कुछ हैं देश, 1-2 देश हैं जिनकी सोच कुछ अलग हो, पर अगर हमें इसी रास्ते पे जाना है, विकसित भारत की तरह जाना है, तो मैं कहूँगा कि हमें सबसे पहले ये निर्णय लेना है कि पिछले 10 साल का काम, उसके आधार पे हम अगले 25 साल की तैयारी कैसे करें, और ये निर्णय आप सब लोग बटन दबा के ये निर्णय लेंगे। अब अर्जुन राम जी ने कुछ बीकानेर के बारे में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें कही, मैं उनसे सहमत हूँ। एक तो यहाँ टूरिज़्म की बहुत संभावना है, डेजर्ट टूरिज़्म की भी है,
बॉर्डर टूरिज़्म की भी है। और हमारी कोशिश थी कि G20 में हम पूरे भारत की एक टूरिज़्म की दुनिया में एक पहचान बनाएं। दूसरा विषय जो है वो एक्सपोर्ट का है, और उन्होंने जो कहा कि ये नया कॉरिडोर जो बनेगा ना, ये जो है पश्चिमी भारत से समुंदर के थ्रू खाड़ी होते हुए UAE सऊदी अरेबिया होते हुए यूरोप तक पहुंचेगा। और ये जब बनेगा, क्योंकि आजकल कुछ चुनौतियां हैं, वहाँ लड़ाई हो रही है, तो ये आज थोड़ा प्लान में रुकावट आ गया है, पर सब जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया है, सब देशों ने ये डिसाइड किया है हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और ये IMEC कॉरिडोर का लाभ जो है, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये सबसे पश्चिमी स्टेट है, तो ये इसको आगे ले जाएंगे। मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे नए अवसर भी आ सकते हैं। और मुझे यहाँ आते समय ये पता लगा कि यहाँ का जो ओलिव जो है, जैतून, यहाँ जो मुझे बताया गया कि इजराइल के साथ कुछ कोऑपरेशन हुआ था, और उसके कारण एक कोई नई इंडस्ट्री खड़ी हुई। तो आज जो है दुनिया में बहुत अवसर हैं, और अगर हमारे यहाँ ऐसी लीडरशिप हो, ऐसा विजन हो, पब्लिक की सपोर्ट इतनी ज़्यादा हो, और जो बाकी जो पासपोर्ट वगैरह जो उन्होंने बात की, आप जानते हैं चुनाव का समय है, पर अर्जुन राम जी का कहना है तो आप इसका उत्तर तो आप जानते ही हैं, तो उससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो एक बार और मैं आप सब लोगों को आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप आए यहाँ, आप मेरी बात को सुने, बहुत ध्यान से सुने, मुझे रखने का समय दिया। और अगर आपके मन में कुछ ऐसा कुछ विषय हो जहाँ आप चाहते हैं कि मेरी ओर से कुछ सूचना दें या कुछ आप जानकारी मिले, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं।